तो हम लोग देख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख देना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, इन जनरल हम कह देते हैं कि वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए सुनाओ हिंदी मीडियम में हम अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ओके। हाँ वो देखना मैं करती हूँ मैनुअल, बल्कि मैनुअल को बटन दबाना है ना और कुछ नहीं दबाना है। चलो पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अब पोटेंशियल एनर्जी को इन जनरल में कह देते हैं कि वर्क करने की एबिलिटी, इसको क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये वॉल है फिक्स्ड। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है। अब ये मास रखा हुआ है, अगर मैं इस मास से इस स्प्रिंग को पीछे पुश करूं तो थोड़ी देर बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। ये स्प्रिंग जो है थोड़ी सी रिट्रैक्ट हो जाएगी और कंडीशन की हो जाएगी। यहाँ पे इस मास के पास वर्क करने की एबिलिटी थी नहीं, ये मास यहाँ का यही रह जाएगा, इसके पास वर्क करने की कोई एबिलिटी नहीं। पर सोचो अगर आपने इसको इधर खींच के ले आया, अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे मास को, तो क्या होगा, मास जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और मास जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमें पता है यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स से कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग जो होती है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि जब आप उसको रिट्रैक्ट करते हो तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की ना एक डेफिनेशन यही है कि वर्क करने की एबिलिटी। अभी देखो इसके पास कोई एनर्जी नहीं, इसने कोई वर्क नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, इसका जो डायमेंशन है वो कम हो जाता है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और वही पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग यूज करेंगे तो देखो हमको क्या मिल जाता है, वर्क। इसके ऊपर लगेगा एक फोर्स, जैसे ही हमने इसको छोड़ा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये सर्टेन डिस्टेंस तक के मूव कर जाएगा। तो आपने गुलेल देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, जब रबर को खींचते हैं उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जिसको स्टोर करके रख सकते हो बॉडी में और इसको बाद में कभी भी यूज कर सकते हो, क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही देखो अगर ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर अगर ये पेन रखा हुआ है, अभी इसके पास वर्क करने की कोई एबिलिटी नहीं, और मान लो इसको मैं एक सर्टेन हाइट तक के ले गया, सर्टेन हाइट तक के ले गया, अब जब मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये यहाँ पे नीचे जाके टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो यहाँ पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स की हेल्प से हम लोग वर्क कर सकते हैं। कैसे वर्क कर सकते हैं, देखो अगर मैंने ऐसा कोई एक सिस्टम लगा दिया, यहाँ पे देखो कोई मास रखा हुआ है, अब ये जो पेन है मान लो बहुत हैवी है, इसको अगर मैं बहुत हाइट से अगर यहाँ पे ड्रॉप करूं तो आपको फील हो रहा है कि ये इसको उठा देगा, इसमें फोर्स लगेगा और सर्टेन डिस्टेंस तक के ऊपर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से इसके पास जो एनर्जी हो जाएगी हाइट पे रखने के कारण, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे देखिए हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी है,
और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है कैसे, मान लो ये एक मैग्नेट है, इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, अगर मैं एक मैग्नेट को जबरदस्ती यहाँ तक के लेके आ जाऊं और इसका ये वाला पोल भी नॉर्थ और ये वाला साउथ, तो ये दोनों सेम पोल होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने जबरदस्ती इसको मैंने टच करा के रख भी दिया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये उसके कारण क्या हुआ, मान लो मैंने इसको मेन बॉडी मान लिया है, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, जैसे जैसे इसको आप करीब लाओगे, जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, डायरेक्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जब तक कि मैंने इसको होल्ड किया हुआ था इसलिए कुछ नहीं किया, जैसे ही छोड़ा मैंने उस डायरेक्शन में आ गया। वैसे ही क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, अब बहुत दूरी पे यहाँ पे कोई एक और छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है, इतनी दूरी होने के कारण उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करीब लाता चला जाऊंगा, यहाँ पे देखो जैसे इस नॉर्थ पोल के पास में नॉर्थ पोल लेके आ रहा था, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, और जैसे ही मैं इसको एकदम करीब ले आया, अब जैसे छोड़ूंगा तो ये वहां भाग गया। वैसे ही इसको मैंने यहाँ पे रखा है, अब इसको जब मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये पोजीशन 1 थी इनफाइनाइट पे, ये कोई पोजीशन नंबर 2 है तो इसके पास में कहीं नहीं। तो देखो ये एक मैग्नेट था, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मैं इतनी डिस्टेंस पे एक और मैग्नेट रखता है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो भले ही ये सेम टाइप के पोल हैं, इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं होगा कि इसको अभी ये पुश कर सके। मानते हो, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल, इतनी डिस्टेंस पे रखूंगा ना तो इसके ऊपर एक रिपेलिंग फोर्स आ रहा होगा, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि इसको पीछे पुश करे। लेकिन जैसे जैसे इसको पास लाऊंगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको मैं इतना करीब ले आया, अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा ना इस डायरेक्शन में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को डिपेंड कर रही है कि आप इसको इसके कितने करीब ला रहे हो, जितना करीब लाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रिपेलिंग फोर्स करेगा, और उतना ज्यादा रिपेलिंग फोर्स करेगा मतलब ये उतनी ज्यादा एनर्जी से जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो यहाँ पे भी ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों सेम टाइप के, दोनों के बीच में रिपेलिंग फोर्स प्रतिकर्षण। तो देखो ये इसको जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब मान लो ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको इधर धकेले, अब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है मान लो F2, अगर मैं इसको और करीब लेके आ गया प्लस क्यू चार्ज को, ये यहाँ पे अभी भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं। क्या कोई बता सकता है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा या ये वाला फोर्स ज्यादा होगा? देखने से पता चल रहा है हमको, बताओ F2 फोर्स ज्यादा होगा या F3 फोर्स ज्यादा होगा? ठीक है, F3 तो लग रहा है, F3 लग रहा है, F2 नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम करीब लाएंगे हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K Q Q अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सेम मैग्नेट टाइप का केस है। तो यहाँ पे देखो इसके पास उधर जाने के लिए जो एनर्जी थी, फोर्स कम है तो एनर्जी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करीब ला रहे हो तो इसके ऊपर रिपेलिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है, जितना ज्यादा इसके पास रिपेलिंग फोर्स होगा इसके पास क्या होगा, उधर मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी। जैसे मैग्नेट अगर दूर रखेंगे इसके ऊपर कम फोर्स फील हो रहा है, इसके पास उस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी कम थी, लेकिन जब एकदम करीब ले आया तो देखिए अब फोर्स इतना ज्यादा है, इतना सफिशिएंट है, इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी कि भले इसका मास कुछ भी हो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग समझ रहे हैं कि बॉडी में ये यहाँ पे देखो स्प्रिंग के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, यहाँ पे देखो इस मैग्नेट के अंदर, इसको तो हमने हाथ में फिक्स करके रखा हुआ है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर एक पेंडुलम है इस तरीके से लटका हुआ है, अगर मैं इस पेंडुलम को डिस्टर्ब करूं और यहाँ पे ले आऊं, अब देखो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका ये वाला हाइट था, अब इसके पास जो है अब ये ज्यादा हाइट पे जा चुका है, इसमें हाइट का डिफरेंस आ चुका है इस हाइट का। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये वापस इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी, आएगा या नहीं? देखो हाइट के कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है,
इस पेन को अगर इस साइड से छोड़ो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन और अगर हाइट से छोड़ो तो ज्यादा फोर्स होगा अप्लाई करें। तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। अर्थ के केस में ऐसे ही, यहाँ से अर्थ से जितनी ज्यादा इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती चली जाएगी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने, अगर कोई मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, अगर उसे आप थोड़ी सी हाइट से फेंकोगे, यहाँ टकराएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट क्यों होगा? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसके पास में क्या हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैसी एनर्जी आ रही है, स्प्रिंग फोर्स के कारण कैसी एनर्जी आ रही है, ये सब देखा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चार्ज है, उसके करीब आप एक चार्ज को लेके चले आते जाएंगे। यहाँ पे बताओ इसके ऊपर कम फोर्स है, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स, तो किसके पास, मतलब किस पोजीशन पे इसके पास वर्क करने की ज्यादा एबिलिटी? पॉइंट 3 पे जब ये है तब इसके पास वर्क करने की ज्यादा एबिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे इसको पास ला रहे हो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अगर एकदम यहाँ पास ले आओगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये बहुत जोर से इस पे फोर्स लगेगा और देखो ये दूर चला जाएगा। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ आप समझ जाएंगे कि वहां पे वर्क हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, और वर्क का फॉर्मूला ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो दो चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क देखेंगे। एक वर्क होता है जब बॉडी जो है एक लाइन में मूव करती है, इस लाइन में, तो इसके ऊपर कुछ वर्क होगा, कुछ वर्क करोगे तभी तो ये मूव करेगी। इस वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज होती है, आप किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसी के ऊपर मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग बांधी है, उसमें स्टोन है, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट करने के लिए क्या मुझे वर्क नहीं करना पड़ा, वर्क कर रहा हूँ तभी तो उसमें मूवमेंट हो रहा है। या अगर आपको दरवाजा खोलना है तो दरवाजे को आप क्या करते हैं, एक्चुअली रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, टॉर्क। किसी नट को खोलना है तो उस पर आपको टॉर्क लगाना पड़ता है, अगर दरवाजे को खोलना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ता है। तो देखिए चीजों को या तो हम एक लाइन में मूव कर सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं। अगर जब हम रोटेट कराते हैं तो इसके भी फॉर्मूला हो जाता है T इंटू थीटा। ये हमने लगाया टॉर्क और उसके कारण इतना एंगल जो है वो रोटेट करेगा। हमने लगाया फोर्स, उसके कारण इतनी डिस्टेंस को मूव कर गया। यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर ये पहुंच जाता है, ये वाली डिस्टेंस, और इसके ऊपर लगा था फोर्स, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस वर्क करता है। वैसे ही अगर मान लो ये कोई बॉडी थी, ये उसका सेंटर है, यहाँ से आपने इसके ऊपर लगाया टॉर्क और उसके कारण क्या हो गया, वो यहाँ पे पहुंच गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा का। तो आपने इसके ऊपर जो लगाया था टॉर्क, इसको टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से भी, तो टॉर्क के कारण ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हुई, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, टी इंटू थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ये तभी वैलिड होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो और यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट, तो आप सीधे ये लगा सकते हैं। अगर टॉर्क वेरी कर रहा है या फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स अगर चेंज हो रहा है या टॉर्क चेंज हो रहा है, तब फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन f इंटू dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इंटू डी। जैसे देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में टॉर्क के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू P E sin थीटा, लास्ट क्लास में डिराइव किया था ना। तो देखो ये टॉर्क था, यहाँ पे भले मैं भी T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टॉर्क नहीं है टाउ ही है। तो यहाँ पे देखते हैं टॉर्क कांस्टेंट है क्या, नहीं, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क चेंज होगा। तो जब भी टॉर्क थीटा पे डिपेंडेंट होता है, देखो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, यहाँ पे देखो जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग,
ये वाला फॉर्मूला लगा टी इंटू टी थीटा वाला। ये देखो अब फॉर्मूला एक्चुअल होता है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब फोर्स वेरी कर रहा होता है तब हम लोग लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। एक्चुअली क्या होता है, आपको यहाँ पे निकालना होता है अंदर क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया। यहाँ पे देखिए ये एक बॉडी है जिसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया शुरुआत से लेके आखिरी तक। जब बॉडी यहां तक के पहुंच गई, इसने टोटल 8 मीटर की डिस्टेंस कवर की। इसमें यहां से लेके यहां तक के मैंने थ्रू आउट 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये चीज हम डिस्कस करेंगे, बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, ताकि आप पिछले वाले फॉर्मूले को रिलेट कर पाओ, इसलिए नहीं बता रहा। तो देखो यहाँ 5 न्यूटन लगाया, एंड तक मैंने 5 न्यूटन लगा के रखा, तो इसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब देखो मैं इस तरह ग्राफ बनाता हूं, फोर्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट के बीच में। स्टार्टिंग से फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और एंड तक फोर्स कितना है 5 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में पहुंच गया 8 मीटर तक की। तो फोर्स एकदम कांस्टेंट था। ये देखो 5 मीटर का 5 मीटर, चाहे बॉडी बीच में 2 मीटर पे हो, ये देखो 2 मीटर पे, तो भी फोर्स की वैल्यू कितनी 5 मीटर। फोर्स देखो थ्रू आउट कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है ना, तो क्या होता है, ये वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया निकालना होगा, ये वाला। तो देखो ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमको, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये कितना है 5, और ये कितना है 8। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू, यही तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये वाली वैल्यू हो गई 5, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 8। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, कि मान लो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। किस तरीके, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो फोर्स कितना होगा 0, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा तब फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो देखो यहीं पे इसी जगह पे अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है, इस फॉर्मूले से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉडी यहाँ जस्ट 0 से चलना शुरू करेगी और यहाँ पे 8 मीटर तक की पहुंचेगी। तो जब बॉडी 0 पोजीशन पे थी तब उसके ऊपर फोर्स भी कितना आ जाएगा 0। जब बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी 4 मीटर पे, तो बॉडी के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा 4 के। जब बॉडी 8 मीटर पे पहुंचेगी तो उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा 8 के। तो जब आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको ना ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं ये वाला एरिया। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा टोटल, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे अगर आपको k की वैल्यू पता हो तो आपको फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, आप निकाल सकते हो। और कई बार ऐसा होता है ना कि ये फोर्स जो होता है kx नहीं kx स्क्वायर से रिलेटेड होता है, तब ये वाला एरिया आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ये वाला एरिया तो निकालना है हमको, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं ये dx, और एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पे मान लो ये वाला एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्ट्रिप हो जाएगी dx। इस dx का ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो ये मल्टीप्लाइड बाय, छोटा सा रेक्टेंगल ही तो कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको इसका एरिया मिल गया, अब इस dx की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0 से लेके 8। देखो जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हमको टोटल यहाँ पे वर्क डन मिल जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक। अगर ये वाली साइड क्लियर नहीं भी हुई है तो आप इतना बस याद रखना कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो ये वाला फॉर्मूला, जब टॉर्क कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर ये वेरी कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला। बस आपको इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। बुक में इसको डायरेक्ट लिख देता है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से समझा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमारा जो केस है डाइपोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे अब क्या होगा, क्या टॉर्क वेरी कर रहा है थीटा के साथ में? फॉर्मूला देखो हमने क्या निकाला था टॉर्क का, e sin थीटा। तो जो टॉर्क है वो वेरी कर रहा है, तो वहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, t * d थीटा। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहले। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक और चीज बताता हूं आपको। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, कोई बॉडी पहले इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नाम, इसका नाम है ए, अब इसका नाम है पॉइंट नंबर बी। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशन। देखो ये ए पे है और ये बी पे है। आप खुद बताओ, अगर आप यहाँ पे नीचे खड़े हो, यहाँ से एक स्टोन गिरे और अगर वही स्टोन पॉइंट बी से गिरे, इसमें आपको ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि वो ग्राउंड से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ना, उसके पास उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, अगर बॉडी ए पे है तो उसको बॉडी को बी पे अगर मुझे ले जाना होगा, ये बॉडी खुद से चली जाएगी? ये पैर इस लेवल से इस लेवल पे खुद से चला गया? नहीं, इसने क्या कवर किया है? एक डिस्टेंस कवर किया। और डिस्टेंस को कब कवर करेगा? जब मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा? फोर्स। तो फोर्स लगाया, उसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब मैंने उसके ऊपर क्या किया? वर्क किया। ये पेन था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, इसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैंने इसके ऊपर क्या किया? वर्क। और वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या आप एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने जो इसके ऊपर वर्क किया है ना, जो इसको एनर्जी दी है, उसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो जितना भी मैं वर्क करता हूँ ना, वो कहाँ खर्च हो जाता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो किसी भी चीज में आप लोग यही देखिएगा, मान लो स्प्रिंग के केस में जो मैंने एक मास रखा था, उससे स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया था, तो क्या स्प्रिंग अपने आप कंप्रेस होगी? नहीं, मैंने फोर्स लगाया होगा तब जाके स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस नहीं। तो मैंने फोर्स लगाया, उसके कारण वो मास पीछे आ गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने वहां भी वर्क किया। तो जब भी आप वर्क करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जो गुलेल होती है उसको भी जब आप पीछे खींचते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। अगर आप मान लो सिर्फ पत्थर को पकड़े रहोगे तो क्या वो आगे जाएगा? नहीं, आप उसको पीछे लेके आते हो, तो आपने एक फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे छोड़ते हो तो वो पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पे ये मान लो एक डाइपोल बना देता हूं मैं। यहाँ पे एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ में ये एंगल बना रहा है थीटा। अब यहाँ पे देखो दो फोर्सेस हमको दिखाई देंगी। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट या राइट? बताओ, आप बताइए। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो लेफ्ट में होगा या राइट में? नहीं, राइट में होगा। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो राइट में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, ये जो लाइंस आ रही हैं, ये लाइन हमेशा कहां से आती है? प्लस क्यू चार्ज। अगर आपको देखो एरो ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये एरो निकलता कहां से? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और जाता किसकी तरफ है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर मैंने एरो को ऐसा बना दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे भी देखो इस डायरेक्शन में ये गई है, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में हो। और ये एक नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसको तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स। कितना समझ लो?
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बना के मजे से बैठा हुआ है। मैंने इसको बोल दिया कि ये एंगल है थीटा 1। अब आप बताओ इस पॉइंट के अबाउट ये जो है रोटेट होना चाहता है, कि किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है। ये देखो अगर मैं इसको इधर खींचूं, इसको इधर खींचूं, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये होना चाहता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण इस तरीके से मूव होना चाहता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। मैंने स्वयं से इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, इसलिए फैन देखो ये हवा में है, ये जाना तो चाहता है नीचे, लेकिन मैंने इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको उधर ऊपर किया, इसके कारण क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो वैसे ही देखो इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं, मान लो इसकी नई पोजीशन हो जाएगी ये वाली, यहाँ पे ये वाला चार्ज -q और यहाँ पे ये वाला चार्ज +q। मुझे नहीं पता इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई। ये फैन है, मैं इसको नीचे भी ले जा सकता हूँ, मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि नीचे ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई या ऊपर ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। देखो इसकी नई वाली जो पोजीशन है उसका जो एंगल है मान लो वो थीटा है। तो एक बात बताओ कि जाना तो चाहता था ऐसे, लेकिन मैं इसको ले आया हूं ऐसे, तो क्या इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा? हाँ। अगर आपने मूवमेंट दिखाई है तो आपने कोई ना कोई वर्क जरूर किया। और यहाँ पे ये सीधा सीधा मूव हुआ है या घुमा है? घुमा है। तो जब कोई बॉडी घूमती है तो उसके लिए हम वर्क डन निकालते हैं कैसे, इस फॉर्मूले से। सीधी चलती है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो ये वाला। यहाँ पे बताओ ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, थीटा कांस्टेंट है या थीटा चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, भाई बी थीटा आपको लगाना पड़ेगा। थीटा क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल है, लेकिन बी थीटा क्या होता है, चेंज इन थीटा। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे थीटा में चेंज हो रहा है, थीटा में चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो एंगल चेंज हुआ होगा उसी को तो मैं डी थीटा बोलूंगा, चेंज इन थीटा। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसा मूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क करना पड़ा, और जैसे ही इसके ऊपर वर्क किया तो इसकी क्या चेंज हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी। हमें नहीं पता बढ़ी है कि कम हुई है, मैं तो इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता हूँ, तो हमें ये नहीं पता कि वो बढ़ी है या कम हुई है, बस मैंने इसको चेंज किया हूँ, तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। और जब भी आप वर्क करते हो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, चाहे इसको आप इधर से इधर ले आओ या इसको नीचे ले जाओ, जैसे आपने वर्क किया पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो स्प्रिंग में मास बंधा हुआ है तो इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और अगर उस मास को मैं इधर खींच दिया होता, मान लो वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो भी स्प्रिंग अब क्या हो जाती है, इलॉन्गेट हो जाती है, तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। जहां आपने वर्क किया वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो लिखिएगा इसमें, it is numerically equals to the, it is numerically equals to the work done it is numerically equals to the work done in rotating a dipole from one position to another position। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, the amount of work done in rotating a dipole by small angle d theta is given by
is given by टॉर्क इनटू टी। यहाँ पे बॉडी लीनियर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, रोटेट हो रही है। जब भी रोटेट करती है तो हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला टी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, और ये हो जाएगा θ1 से θ2। अब हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा, θ1 θ2, PE sin थीटा डी। PE तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस cos θ1, या इसी को लिख सकते हैं हम PE cos θ1 माइनस cos θ2। इतना हमने वर्क डन किया, जितना हम वर्क डन करते हैं उतना क्या हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। हम लोग शुरू से देखते हैं, जितना आप वर्क देते हो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी में आगे लिख लेना इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू है। इसी में आगे इक्वल्स टू लगा के लिख देना डेल्टा यू, इसी को हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने बॉडी को θ1 से जैसे θ2 को मूव किया, तो उसके लिए आप जितना वर्क डन करोगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जितना हम वर्क करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, PE cos θ1 माइनस PE cos θ2, ऐसे ओपन कर दो। अब मान लीजिए कि जो θ1 है वो पहले से 90 डिग्री, यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है ये θ1, मान लो ये इस तरीके से है कि θ1 जो है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री रख दूं तो देखो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो हो जाएगा कितना, या डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी ये क्या है U, इसको मान लो आप U1 माइनस U2, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 1 से लेके 2 पे जाने पे जो चेंज क्या होता है, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हम निकालते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। देखो U2 माइनस U1, यानी कि जब ये U2 पे, यानी कि ये पोजीशन 2 पे पहुंच गया, कहां से, 1 से, तो चेंज कितना होगा, U2 माइनस U1, वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये वाली। अब देखो इस वैल्यू का कितना आएगा, θ1 की जगह पे जैसे ही आप 90 डिग्री रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो देखो ये हो गया कितना, 0। इसको एक काम करते हैं, हम इसको ना उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, माइनस ऑफ PE cos θ2 माइनस PE cos θ1, क्योंकि देखो इधर 1 वाला टर्म है तो इधर पे भी हम 1 वाला टर्म लेंगे। अब देखो जैसे ही आप यहां से रिलेट कर सकते हो कि अगर ये U2 माइनस U1 है, दोनों अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो दोनों का फॉर्मूला भी तो सेम टाइप का होगा, यानी ये वाला जिसमें θ2 दिख रहा है ये U2 है, और जिसमें θ1 दिख रहा है ये क्या है, U1। अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो स्वाभाविक ये वाली वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि ये U2 है और ये U1 है।
ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां से देखो हमको क्या मिल जाएगा, U2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE cos थीटा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जाएं, अगर हम माइनस साइन को भी छोड़ दे, तो देखो किसी भी पोजीशन के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, कोई सा भी थीटा हो। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 75 डिग्री पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे थीटा की जगह बस 75 डिग्री रखोगे, P और E की वैल्यू रखोगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। तो इस फॉर्मूले से हम एक और चीज कर सकते हैं, क्या? किसी भी पोजीशन को पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्लास, लेकिन आगे चल के बहुत काम आने वाला है आगे की क्लास। तो बोलिए मत, आगे चल के बहुत काम आएगा, इसलिए इस एक्सप्रेशन को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख दिया एट पोजीशन 2। हो गया? ये वाला फॉर्मूला हम लोग को आगे काम आएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी electrostatic potential energy due to a point charge, due to a point charge। लिखिएगा इसमें, it is the minimum amount of work, it is the minimum amount of work to be done against the electrostatic repulsive force, against the electrostatic repulsive force in bringing the charge from one point to another point, from one point to another point। अभी हम लोगों ने डाइपोल के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ये बड़ा सा चार्ज है, तो मैंने कैपिटल Q नाम दिया। अब देखो यहाँ पे एक कोई छोटा सा चार्ज है, मान लो ये है पोजीशन A के ऊपर। अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने लाइन में लिखवाया, देखो वहां पे रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव के लिए क्या जरूरी है? ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। अगर किसी ने इसको नेगेटिव लिया तो इसको भी नेगेटिव ले लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है कि कोई एक चार्ज है, उसके सेम नेचर का एक और चार्ज है, उसको अगर आप इसके करीब लाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये जो है ना, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, आपको सेम नेचर होने के कारण। तो इसको अगर आप इसके करीब लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको इसके करीब लाओगे, इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्लो होती चली जाएगी। इसको जैसे जैसे आप करीब लेके आते जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा? आपने इसके ऊपर वर्क किया है, और जैसे आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी।
आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर आप इसको इसके एकदम करीब ले आए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा कि बहुत दूर तक के चल जाएगा। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि जब आप रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किसी चार्ज को यहाँ पे लेके आओगे, इसके ऊपर फोर्स लगा के, तो जो इसकी एनर्जी में जो चेंजेस आता है वो क्या हो जाता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लिखिएगा इसमें, अच्छा लिख लीजिए हम लोग। उसमें एक और चीज लिखना ब्रैकेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपने इसको बहुत स्लोली ऑपरेशन को परफॉर्म किया, ये पॉइंट कभी एक्सेलरेट नहीं हुआ, ये बहुत स्लोली इधर मूव किया। ऐसा करने का ये रीजन ये है कि देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको इस डायरेक्शन में लाना चाहते हो तो आपको इसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो उसको मैंने नाम दे दिया एफ एक्सटर्नल। तो यहाँ पे देखिए, हम जब भी इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे पता नहीं है कि एफ एक्सटर्नल कितना लगने वाला है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, इस एफ ई को यहाँ पे कंसीडर करूंगा, और मैंने ये मान लिया है कि ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स ना वो बिल्कुल इसके बराबर है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा इसको ज्यादा होना पड़ेगा तभी तो ये यहाँ आएगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो नहीं आएगा। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट इसके इक्वल मान लिया, तो हमेशा ना मैं इस फोर्स से काम चलाऊंगा। देखो इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कि बहुत हल्का से ही ज्यादा है तो हम इसकी वैल्यू से काम चला लेंगे, पर अगर ये थोड़ा सा ही ज्यादा है तो बताओ ये बहुत स्लोली मूव करेगा बिना किसी एक्सेलरेशन के, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पे ये देखो, ये वाला फोर्स कोई कुछ भी लगा सकता है, हो सकता है ये 3 न्यूटन लगाए, 5 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, तो हम कितनों के लिए यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। हम क्या करते हैं, ये वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू तो हमको पता है, k q q l स्क्वायर, ये फोर्स हमेशा हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, इसी को लेके पूरा डेरिवेशन कर देंगे। और हम इसको लेके डेरिवेशन कर रहे हैं, पर ये वाला फोर्स रिस्पांसिबल नहीं है स्पीड में लाने की। हमने क्या मान लिया कि जो एफ एक्सटर्नल है ना वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है, उसके कारण क्या होगा कि इसका जो मूवमेंट होगा या तो बहुत स्लो होगा, इसलिए मैंने लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन, तो धीरे धीरे। ठीक है, ये डायग्राम को पहले बना लो कि ए से लेके बी की तरफ मूव कर रहा है। मान लो ये कोई पॉइंट यहाँ पे, ये बी पे आना है, तो इसके ऊपर जो वर्क डन है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो फोर्स लग रहा है एफ ई, जैसे जैसे हम इसको इधर मूव करेंगे ये चेंज होगा या सेम बना रहेगा, तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये जो रिपल्सिव फोर्स के ऊपर लग रहा है ना, कूलम का लॉ है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्या है, K Q Q अपॉन में R स्क्वायर। जैसे जैसे आप इसको करीब लाते चले जा रहे हो वैसे वैसे R की वैल्यू चेंज होगी, R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फोर्स वेरी कर रहा है, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, F इंटू डी वाला या F इंटू डी एक्स वाला, F इंटू डी एक्स, क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ई इंटू, हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको r से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F ई इंटू डी आर। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8। जब इसको हम a से b पे ला रहे हैं तो F ई डी आर।
पर देखो पिछली बार वो रोटेट कर रहा था तो हमने टी इंटू डी थीटा लिया, इस बार रोटेट नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमने एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल इंटरनल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा इसका चेंज। और ये चेंज किसके बराबर होगा? जितना हम वर्क डन करेंगे उसी के बराबर होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि किसी पॉइंट चार्ज Q को आप इनफाइनाइट से B पे लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आप अगर B पे लेके आ रहे हैं तो बताओ ये जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी? हाँ, जैसे कि देखो ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये N और ये S, अगर हम यहाँ पे रखें इसका N और S तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी दूर जाने के लिए? होगी, क्योंकि देखो ये दोनों सेम पोल है, इसको रिपेल करेगा तो इसके पास कोई बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है। पर मान लो ये वाला मैग्नेट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, तो क्या वो इसके कोई इफेक्ट को फील कर पा रहा होगा? वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट पे रखें तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूर जाने की कितनी टेंडेंसी होगी? नहीं, इसका तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा होगा उसके ऊपर, इनफाइनाइट से आप ला रहे हो तो इनफाइनाइट पे उसके पास वर्क करने की कोई एबिलिटी नहीं, तो उस पोजीशन पे हम क्या मानेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर पोजीशन ए इनफाइनाइट पे है, यहाँ पे देखो अगर ये मैग्नेट यहाँ पे है तो इसके पास वर्क करने की टेंडेंसी है दूर जाने की, पर इसी को अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखो तो इसके पास वर्क करने की कोई एबिलिटी नहीं, ये कोई रिपेलिंग फोर्स फील ही नहीं कर रहा है, तो इसके पास जब ये इनफाइनाइट पे है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेंगे? 0। कहने का मतलब ये है अगर कोई पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाती है? 0। इस चीज को याद रखना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखिएगा इसमें, इसको लिख लीजिएगा UAB is equals to UB minus UA। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, जितना वर्क डन करोगे उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। इसके बाद लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं इसी के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is the minimum amount of work इसकी एक डेफिनेशन हम पहले ही लिख चुके हैं, ये दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क